आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने जर्नल के रूल्स देखे थे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। तो इस वीडियो में हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन आपको समझाऊंगी मैं वो वाली ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट हर एक जर्नल के क्वेश्चन में आती ही आती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जर्नल को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। तो रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ। तो पहले हमने इस ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि किस चीज़ का लेन देन हुआ है। रहीम ने पैसा दिया है तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। 50,000 का लेन देन हुआ है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। मीन्स कि हमने वो दो नाम आइडेंटिफाई करने हैं इस ट्रांजैक्शन में जिनका संबंध हमारे उन अकाउंट के साथ है जिसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो देखिए ये रहीम है, रहीम पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ। कैश है, ये रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से नाम हैं किस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि क्या किस अकाउंट का रूल लगेगा। तो रहीम पे तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा जी। तो इसका रूल आपको आना चाहिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने ये चेक करना है कि रहीम रिसीवर है या गिवर है। तो रहीम ने बिजनेस से शुरू किया है तो रहीम ने पैसा दिया होगा बिजनेस में, तो ये क्या हो गया, गिवर हो गया। तो इसीलिए हम इसे रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल आपको आना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आई उसको डेबिट कर देंगे, जो चीज़ गई उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश इस बिजनेस में आ रहा है ना, उसी के साथ बिजनेस से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट्स नहीं गिवन है, इसमें सीरियल नंबर गिवन है, तो हम फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे। ये फॉर्मेट आपको पहले मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हमने जर्नल एंट्री लिखनी है। तो जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जिस चीज़ को हमने डेबिट करना है वो उसी से स्टार्टिंग करनी है। हमने कैश को डेबिट करना है तो कैश को ऐसे लिख कर, कैश लिख कर फिर A/C डालकर फिर हमने DR लिखना है ऐसे लाइन लगाकर। तो ये एक तरीका है जर्नल एंट्री पास करने का। उसके बाद हमने जिस चीज़ को क्रेडिट करना है उसको लिखने से पहले हमने थोड़ी सी स्पेस डालनी है डेबिट वाले वर्ड के नीचे। उसके बाद हमने टू लिखना है, फिर हमने जो भी पर्सन गिवर होगा उसका नाम लिखना है एंट्री के अकॉर्डिंग, मीन्स के जिसको हमने क्रेडिट करना है। और फिर हमने कैपिटल अकाउंट डालना है उस एंट्री में जिसमें बिजनेस शुरू किया गया है। तो इसमें अकेला नाम ही नहीं डाल देना है, इसमें साथ में हमें कैपिटल वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जब भी शुरू होता है तो पहले जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए अमाउंट कैसे डालनी है। जो चीज़ हमने डेबिट की है उसकी अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है जी। जो चीज़ हमने क्रेडिट की है उसकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट दोनों की सेम रहेगी क्योंकि सेम अमाउंट ही दोनों कॉलम में डाली जाती है। उसके बाद देखिए नरेशन कैसे डालनी है। हमने पहले हमने बीइंग से स्टार्टिंग करनी है हमेशा ही नरेशन लिखने से पहले। फिर हमने जो ट्रांजैक्शन में बताया गया है वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पे बिजनेस से शुरू हुआ है तो बिजनेस स्टार्टर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आगे चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है तो इसमें एक तो हो गया फर्नीचर जिसका लेन देन हुआ है, फर्नीचर आया होगा हमारे पास, और कैश है जो हमने दिया होगा। तो ये लेन देन हो गया इन दो चीज़ों का। तो हमने ये देखना है कि ये किस अकाउंट के साथ रिलेटेड है। फर्नीचर कैश दोनों ही रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड है, तो इन पे दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट वाला। तो इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ आई है उसको डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर परचेज़ किया तो ये आया है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश गया है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब लिखेंगे कैसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है जैसे आपको पहली एंट्री में बताया था। जिस चीज़ को डेबिट किया उसकी अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जिस चीज़ को क्रेडिट किया उसकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। और नरेशन हमेशा ही बीइंग से स्टार्ट करनी है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन में बताया गया है वो ही लिख देना है। फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर लिख देना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। तो तीसरी ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि गुड्स परचेज़ की हैं 5000 की, तो इसमें एक गुड्स का लेन देन हुआ है, एक कैश का लेन देन हुआ है। ये दोनों किसके साथ रिलेटेड है? रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड है, तो इन पे भी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। गुड्स आई हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे या फिर परचेजेस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब भी गुड्स खरीदी या बेची जाती हैं तो हम अगर वो परचेज़ हुई हैं तो परचेजेस लिख सकते हैं उसे हम, अगर सेल हुई तो सेल्स लिख सकते हैं हम उसे गुड्स की जगह पे। तो इसको हम डेबिट कर देंगे। कैश गया है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब लिखेंगे कैसे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट वैसे ही हम डेबिट कॉलम में 5000, क्रेडिट कॉलम में 5000 और नरेशन लिख देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि गुड्स परचेज़ की हैं राम से ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार ली हैं ये गुड्स हमने, इनके लिए कोई भी हमने पैसा नहीं अभी दिया है। तो इस ट्रांजैक्शन में ध्यान रखिएगा कि ना तो कैश डेबिट होगा ना तो कैश क्रेडिट होगा। तो इसमें लेन देन किस चीज़ का हुआ है? एक तो गुड्स का लेन देन हुआ है, अभी उधार हो रहा है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करेंगे, कैश को नहीं लेंगे। तो राम किसके साथ रिलेटेड हुआ? पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ। गुड्स किसके साथ रिलेटेड हुई? रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुई। तो हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे, किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, ये रूल हमें बताएंगे इन अकाउंट के। तो गुड्स आई हैं तो इसको हम रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे। ये गिवर हो गया ना, ये फ्रॉम से पता चल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे हमने ख़रीदा है तो इसने हमें दिया है। ठीक है जी, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे। और क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में ये लिखना ज़रूरी है कि अगर उधार ली हैं गुड्स तो उधार शो करेंगे नरेशन में, उसी से आइडेंटिफाई होगा कि ये ट्रांजैक्शन है किसके साथ रिलेटेड। ठीक है जी, आगे देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। 3,000 की हमने गुड्स खरीद दी, 3,000 की हमने गुड्स बेच दी कैश के बदले में। तो इसमें ट्रांजैक्शन ये बता रही है कि एक कैश का लेन देन हुआ है, एक गुड्स का लेन देन हुआ है। ठीक है जी, तो इस पर गुड्स और कैश दोनों ही रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हैं, तो इन पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो कैश हमारे पास आया होगा जी, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल्स या फिर गुड्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमने दे दी, बदले में कैश ले लिया। ठीक है जी, अब लिखेंगे हम इसको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमने अमाउंट लिख देंगे, उसके बाद नरेशन लिख देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। सोल्ड गुड्स टू हितेश ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। हितेश को हमने गुड्स बेच दी उधार 10,000 की, तो इस पे भी हम ध्यान रखेंगे कि ऑन क्रेडिट हुई है, इसीलिए हमें कैश को क्रेडिट या डेबिट नहीं करना, उसको नहीं कंसीडर करना है। तो कौन से दो नाम कंसीडर होंगे? एक गुड्स होगा, एक हितेश होगा, उनके बीच में लेन देन हुआ है। तो हितेश पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हो गया, ये किसी पर्सन का नाम है। गुड्स रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हो गए, क्योंकि इनको हम टच कर सकते हैं। और किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये हमें ट्रांजैक्शन बता रही है। टू लिखा हुआ है, टू का मतलब कि इसको हमने दिए हैं ये गुड्स, तो ये रिसीवर हो गया, इसको हम पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गुड्स हमारे यहाँ से चली गई हैं। आगे लिखेंगे कैसे? हितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, और फिर नीचे हम बीइंग स्टार्ट करके गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वाली नरेशन डाल देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेवन्थ ट्रांजैक्शन में दिया गया है पेड वेजेस ₹300। 300 के वेजेस हमने पे कर दिए। तो वेजेस पे कर दिए मीन्स के वेजेस हमारे लिए तो खर्चा हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हो गया। और दूसरा हमने लेन देन और किस चीज़ का किया है? कैश का किया है, तो वो रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ये खर्चा है, इसको हम
क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि खर्चे को और लॉस को हम डेबिट करते हैं, इनकम को और गेन को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम डेबिट करेंगे। कैश को हम क्या करेंगे रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कैश जा रहा है, पेड वर्ड से पता चल रहा है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 300 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, और फिर बाद में हम नरेशन के साथ इसको क्लोज कर देंगे। आगे है 8th ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन ₹1000, 1000 हमें कमीशन मिला है, हमें मिला है तो ये हमारे लिए आमदन बन गई, तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगा और ये कैश रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा देंगे। कैश हमारे पास आ रहा है, रिसीव्ड वर्ड से पता चल रहा है, तो इसको हम करेंगे डेबिट। कमीशन हमारे लिए आमदन हुई, तो आमदन को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। तो लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे। आप चाहें तो साथ में रिसीव्ड भी पा सकते हैं, अगर नहीं पाना चाहते तो अकेला कमीशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 और नरेशन डालकर इसको क्लोज कर देंगे। आगे है 9th ट्रांजैक्शन कि कैश रिसीव किया है हितेश से 9700, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 300 रुपया। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 की बजाय 3 नाम आएंगे जो हमारे अकाउंट के साथ रिलेटेड हैं, जिनको हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो एक तो कैश का लेन देन हुआ है, एक हितेश के साथ लेन देन किया है, और एक डिस्काउंट का लेन देन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो कैश है वो रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ, जो हितेश है वो पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ, जो डिस्काउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये हमने उसे 300 रुपया छोड़ दिया है, तो हमारे लिए तो ये घाटा हो गया ना, खर्चा हो गया, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, क्योंकि कोई भी लॉस होता है, कोई भी खर्चा होता है, वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो तीनों अकाउंट हमें पता चल गए, तो इनका रूल लगा देंगे। कैश हमारे पास आ रहा है, इसको हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस या खर्चा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। हितेश है जो वो पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड है, वो फ्रॉम से पता चल रहा है कि गिवर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। आगे हम इसको एंट्री को लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हितेश अकाउंट। तो इसकी अमाउंट ध्यान से लिखनी है। कैश की अमाउंट कितनी ट्रांजैक्शन में बताई गई है, 9700, तो इसके सामने डेबिट कॉलम में 9700 ही लिखेंगे। 300 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के सामने 300 लिखेंगे, ठीक है जी। हितेश से लेने कितने से थे, टोटल हमने 10,000 लेने थे, ये हमें कहाँ से पता चला, डिस्काउंट और जितना पैसा हमें मिल गया उसको प्लस करके, ठीक है जी। ये दोनों अमाउंट्स बराबर होनी चाहिए। इस अगर ये 2 चीज़ें डेबिट हुई हैं तो इन दोनों का टोटल क्रेडिट वाली अमाउंट के साथ मैच करना चाहिए। और लिखेंगे हम नरेशन, इसके साथ इसी को क्लोज कर देंगे आफ्टर अलाइंग डिस्काउंट लिखकर। आगे चलते हैं 10th ट्रांजैक्शन की तरफ। इसमें लिखा गया है कि पेड कैश टू राम ₹9900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। तो एक ट्रिक याद रख लीजिए कि अगर फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो इस वर्ड से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि डिस्काउंट तो इस एंट्री में आएगा ही आएगा, चाहे उसको डेबिट करें चाहे क्रेडिट करें, ठीक है जी। उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये हमें आगे वाली जो लाइन होगी उस ट्रांजैक्शन की उससे पता चलेगा। तो इसमें पे किया है राम को 9900, तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ों का लेन देन हुआ है। एक तो कैश का हुआ है, एक राम के साथ हमने लेन देन किया, एक डिस्काउंट आ जाएगा, 3 हो गए। तो ये तो पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ, कैश रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हुआ। तो जो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग राम है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि 2 से पता चल रहा है कि उसको हमने पे किया, तो वो रिसीवर हो गया, डेबिट करेंगे। कैश पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जा रहा है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट है जो वो नॉमिनल अकाउंट है, तो डिस्काउंट आ रहा है या जा रहा है, खर्चा है या फिर लॉस है या फिर सारी हमारी इनकम है, तो ये हमें पेड वर्ड से पता चलेगा। तो पेड का मतलब कि हमने पेमेंट करनी थी, तो हमें ये डिस्काउंट दिया जा रहा है,
तो हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए तो ये गेन हो गया, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है जी। आगे एंट्री में कैसे लिखना है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश कितना आएगा 9900 जितना हमने पे किया है। डिस्काउंट यानी कि जितना हमें फ़ायदा हो गया, 100 रुपया हमें नहीं पे करना पड़ेगा, टोटल 10,000 देना था, तो 100 रुपया डिस्काउंट में चला जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे हम एंट्री को नरेशन के साथ क्लोज़ कर देंगे आफ्टर सीन डिस्काउंट डालकर। ठीक है जी। आगे चलते हैं 11th की तरफ। सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹4,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इस ट्रांजैक्शन में ये कहा गया है कि रमन को हमने गुड्स बेची हैं जिसकी लिस्ट प्राइस 4,000 है या फिर MRP 4,000 है और ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसको 10%। तो पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट का मतलब पता होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि सेलर जब अपने बायर को MRP से कुछ अमाउंट कम कर देता है तो वो जो डिडक्शन लगी है उस डिडक्शन को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि सेलर ये चाहता है कि मेरे कस्टमर बढ़े, तो जो ट्रांजैक्शन है वो नेट अमाउंट के साथ रिकॉर्ड की जाती है। ये दूसरी बात याद रखनी है। तो नेट अमाउंट का मतलब कि जो MRP है उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास कौन से दो नाम हैं जिनके बीच में लेन देन हुआ है, एक तो है रमन, एक तो है गुड्स। तो गुड्स रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड हो गई, रमन पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेटेड हो गई। ठीक है जी। तो रमन रिसीवर है क्योंकि 2 वर्ड से पता चल रहा है उसको हमने बेचा है सामान, डेबिट करेंगे। सेल्स या फिर गुड्स वो हमारे यहाँ से जा रही हैं तो उनको हम करेंगे क्रेडिट। तो इसको लिखना कैसे है, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए इस एंट्री में ना तो मैंने डेबिट किया है डिस्काउंट को, ना तो मैंने क्रेडिट किया है डिस्काउंट को। तो यही कहना चाह रही हूँ मैं कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ नेट अमाउंट के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। अब नेट अमाउंट देखिए 4,000 नहीं डाली मैंने, वो कैसे 3,600 निकाला है ये इस वर्किंग नोट में देखिए, ये MRP है, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई है तो इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे हम MRP पे। 4,000 इंटू 10% 400 आ जाएगा। तो 4,000 में से 400 लेस कर 3,600 जो आ गया वो हमारी नेट अमाउंट है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें जो भी जर्नल एंट्री डालनी है वो नेट अमाउंट के साथ डालनी है, ग्रॉस अमाउंट के साथ नहीं डालेंगे। तो आगे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड विद ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 सेलिंग प्राइस ₹1250 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो 1,000 की गुड्स थी जिनकी सेलिंग प्राइस 1250 थी, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल के तौर पर। तो फ्री सैंपल के तौर पे हमने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, ताकि हमारे कस्टमर बने। तो ये कि ऐड हो गई ना, हमने ऐड दी है तो इससे हम कोई पैसा तो ले नहीं रहे, फ्री में दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो इन गुड्स को हम यही कंसीडर करेंगे कि ये हमने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर एक खर्चा कर दिया। ठीक है, ताकि जो हमारी प्रमोशन हो सके। तो एक तो एडवर्टाइजमेंट वर्ड इसमें से निकल के आ गया। दूसरा है जी गुड्स, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट के साथ रिलेटेड क्योंकि इसको हम खर्चा कंसीडर करते हैं। ये हो गया रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड। तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होने के कारण हम नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स हम दे रहे हैं फ्री में सैंपल के तौर पे। ठीक है जी। अब लिखेंगे कैसे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1,000 यहाँ पे 1,000 यहाँ पे। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दी हुई थी। तो आपको याद रखनी है ये बात कि अकाउंटिंग हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड करनी है। आगे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹7,000।
अब 7,000 हमने कैपिटल पे ब्याज दिया है। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एक पर्सन के साथ रिलेटेड होता है, तो ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया और इस पे हम ब्याज पे कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस ब्याज पे कर रहा है, तो इसके लिए तो ये खर्चा हो गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, तो दोनों पे रूल लगा देंगे। इसमें से दिया जा रहा है तो ये गिवर हो गया, जिसका भी कैपिटल अकाउंट होगा वो गिवर होगा, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये खर्चा है, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग खर्चे को हम डेबिट कर देंगे। तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे फॉर्मेट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 7,000 यहाँ पे, 7,000 यहाँ पे, उसके बाद हमने रिलेशन लिख देनी है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। ठीक है जी। आगे आगे हमने 14th ट्रांजैक्शन देखनी है। सोहन बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू ₹4,000 फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। तो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिएगा कि सोहन इंसॉल्वेंट बन गया। तो इंसॉल्वेंट मीनिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन या फिर वो व्यक्ति जिसके पास अपने कर्जे चुकाने तक के पैसे ना बचे हों। ठीक है, अपने कर्जे की भरपाई करने के लिए पैसा बिल्कुल भी बचा ना हो, कोई इनकम सोर्स ना बचा हो, तो उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं कि दिवालिया हो गया ये। तो उसके पास जितना भी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, बस वही से जितना हो सके उतना पैसा रिकवर होता है। तो इस केस में कितना पैसा रिकवर हो रहा है? 50 पैसे, यानी कि 50% भी बोल सकते हैं। तो जितना पैसा लेना था उसका आधा हमें मिल रहा है। 4,000 लेना था तो मीन्स के 2,000 मिल रहा है। तो इस केस में हम कैसे लिखते हैं जर्नल एंट्री? 3 चीज़ों का लेन देन हुआ है। एक तो सोहन हो गया, उसके साथ लेन देन किया हमने, कैश का लेन देन किया है। तो एक जो हमारे पास पैसा नहीं आया वो हमारे लिए तो लॉस हो गया, बैड डेट्स बोलेंगे उसको हम। जो पैसा मिलने की उम्मीद ना हो उसको हम बैड डेट्स के साथ डिनोट करते हैं। तो एक तो हो गया रियल अकाउंट, ये लॉस मैंने आपको बोला तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। कैश को हम करेंगे डेबिट क्योंकि कैश इस केस में आ रहा है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग बैड डेट्स हमारा लॉस हुआ तो इसको हम डेबिट करेंगे। सोहन पर्सनल अकाउंट है, ये गिवर है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। तो अब लिखेंगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। 2,000 यहाँ पे आएगा क्योंकि 50,000 आ रहा है, तो जितना आ रहा है वही हम रिकॉर्ड करेंगे, जितना नहीं आ रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम नरेशन डाल देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। अब बैड डेट्स भी लिख सकते हैं कि हाफ कन्वर्टेड इनटू बैड डेट्स, ऐसे भी साथ में लिख सकते हैं। आगे 15th है ट्रांजैक्शन। राम रिमिटेड ₹500 अगेंस्ट द अमाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड। रिमिटेड का मतलब है पैसा भेजना। तो राम ने 500 रुपया भेज दिया, किसके अगेंस्ट? जो पहले मिलने वाला नहीं था पैसा, बैड डेट में कन्वर्ट हो चुका था। तो इस केस में ध्यान से देखिएगा कि जब भी ये वाली लाइन दी गई हो तो वहाँ हमारे पास आएगा तो पैसा ही, तो उसको हम कैश लिखकर रियल अकाउंट की कैटेगरी में डाल देंगे। पर जिसको हम क्रेडिट करना है वो हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड होगी, राम नहीं होगा। तो ये इनकम हुई तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करेंगे या फिर गेन मान सकते हैं इसको। तो कैश को रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे क्योंकि वो आ रहा है। ये नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैड डेट्स रिकवर हो रही हैं हमारी, जो नुकसान था वो वापस गेन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी। आगे लिखेंगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे और नीचे लिख देंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। उसके बाद है 16वीं ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹1,000। तो डेप्रिसिएशन का मतलब पहले पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना, जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते जाते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि उसकी मैच्योरिटी डेट निकल जाती है, अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी पहले होती थी। तो उस वैल्यू में जो कमी आ रही है उस कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
जैसे मान लीजिए आप नया फर्नीचर लेकर आए, जैसे जैसे उसको यूज़ किया उसका कलर भी फेड हो गया, ठीक है, और भी कई तरह के उसके ऊपर स्क्रैच पड़ गए। अब आप जब मार्केट में उसे सेल करने जाओगे तो उतने का थोड़े ना बिकेगा जितने का आप लेकर आए थे, उससे कम वैल्यू का बिकेगा। तो जितनी वैल्यू कम हो गई उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमने बोला ये हमारे लिए तो लॉस बन गया ना, या तो खर्चा बन गया, क्योंकि ये वैल्यू कम शो कर रहा है। तो जब भी वैल्यू कम होगी किसी भी एसेट की तो उसको हम खर्चा कंसीडर करेंगे। ये फर्नीचर हमारी एसेट हो गई, ये रियल अकाउंट के साथ रिलेटेड है, ये नॉमिनल अकाउंट के साथ रिलेटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग रूल हम लगा देंगे। नॉमिनल यानी कि ये खर्चा हो गया तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग ये डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर रियल अकाउंट है, ये हमारे यहाँ से जा रहा है, जितना काम हो गया वो चला गया ना, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री को लिखेंगे कैसे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1000 यहाँ पे 1000 यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद नरेशन लिखेंगे। आगे है लास्ट ट्रांजैक्शन। Goods worth ₹5,000 were destroyed in a fire. Stock of goods were insured against fire to the extent of 70% of their value. Insurance company paid proportionate claim in cash. तो 5,000 की जो गुड्स थी वो आग में जल गई, डिस्ट्रॉय हो गई। गुड्स का जो स्टॉक है वो इंश्योर करवाया गया था इंश्योरेंस कंपनी से, मीन्स के 70% वैल्यू तक इंश्योर था, तो उसका हमें प्रपोर्शनेट पैसा आ गया, मीन्स कि हमारा जो लॉस है कुछ हद तक गुड हो गया, तो नुकसान की भरपाई होगी ये कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का लेन देन हुआ, गुड्स, दूसरा है जी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, उसको हम कैश भी बोल सकते हैं। गुड्स जितनी जल गई तो वो हमारे यहाँ से तो चली गई ना, ख़त्म हो गई, तो उसको हम लॉस कंसीडर करेंगे। तो एक तो रियल अकाउंट हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक हो गया गुड्स यानी कि रियल अकाउंट। तो कैश को रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्योंकि ये आ रहा है, कंपनी हमें दे रही है, इसको हम डेबिट करेंगे। लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट कंसीडर हो, यानी कि इसको हम डेबिट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, या फिर इसे हम एक्सपेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। आगे परचेजेस या फिर गुड्स जो जितनी जल गई वो हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई, चली गई, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कैश कितना आ रहा है 70%, तो जितनी टोटल थी 5,000 की गुड्स थी उसका 70% निकाल लेना है, 3,500 यहाँ पे आ जाएगा। जितना हमें लॉस हुआ है 30% का लॉस हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और टोटल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड क्लेम रिसीव्ड 70%, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।